रागनी, तुझसे कितनी बार कहा है खाना बनाने में मेरी मदद किया कर। माँ, तुम तो जानती हो खाने बनाने के नाम पे मुझे कुछ भी नहीं आता। हाँ हाँ, इसीलिए तो बोल रही हूँ मेरी मदद किया कर। अरे माँ नहीं, तुझे पता है जब तेरे पापा मुझे देखने आए थे तब मैंने उन्हें इडली सांभर बना के खिलाया था और उन्होंने तो बिना मुझे देखे ही हाँ कर दिया था। और मेरी माँ ने भी यही किया था। मतलब अगर मैं खाना बनाना नहीं सीखूंगी तो मेरी शादी नहीं होगी। अभी तू बातें करना छोड़ और चल मेरे साथ खाना बनाने। फिर क्या था, आरती रागनी को इडली सांभर बनाना सिखाती है। माँ, ये तो बहुत आसान है। हाँ बेटी, देखने में आसान लगता है, बनाने में मुश्किल लगता है। जिसके बाद आरती रोजाना रागनी को इडली और सांभर बनाना सिखाती है और अब तो रागनी से भी बहुत अच्छे से इडली और सांभर बनाते बनने लगता है। और कुछ दिन बाद रागनी को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं और रागनी अपने हाथ का टेस्टी इडली सांभर उन्हें खिलाती है। अरे वाह, आपके हाथों में तो जादू है। अरे वाह बेटी, सच में तुम्हारे हाथों की इडली सांभर सच में बहुत स्वादिष्ट है। ये शादी तो पक्की है, क्यों बहन जी? जी जी, आप जैसा कहें। फिर शादी के बाद रागनी, तुमसे कितनी बार कहा है वो तीखी और चटपटी चीजें मत दिया करो, उनका बीपी बढ़ जाता है। दिनेश जी, मैं तो समझा समझा कर थक गई हूँ और अब तो मैंने घर से चटपटे आइटम लाना भी बंद कर दिया है। पर माँ जी अपने कमरों में सब छिपा कर रखती हैं, कभी बाहर जाकर चोरी चुपके खाती रहती हैं। माँ, आपको कितनी बार मना किया है ये सब मत खाया करो, आपको ये सब बहुत नुकसान करता है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे बेटा, इस बुढ़ापे में तो खाने दे। वैसे भी अब मैं कहाँ ज़्यादा खाती हूँ। अरे, मुझे जो मन होगा वो देखा जाएगा। रागिनी और दिनेश आरती को खूब समझाते हैं, लेकिन आरती अपने कमरे में छुप छुप कर मीठी और चटपटी चीज़ें खाया करती थी। और अब आरती की तबीयत खराब रहने लगती है, जिससे उसकी बेटी नेहा उससे मिलने आती है। अरे ननद जी, आप आ गई। आप माँ जी के पास बैठिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। भाभी, मुझे नाश्ते में आपके हाथों की इडली और सांभर खाऊंगी, आप तो वही बना दो। जी जी, मैं बना कर लाती हूँ। और वहाँ उसकी ननद नेहा तो किसी और मकसद से ही मिलने आई थी। माँ का तो पता नहीं कब स्वर्ग सिधार जाएंगी। पिताजी ने माँ के नाम पर इतना बड़ा घर बनवाया है और मुझे उनकी बेटी होने के नाते घर में एक कोना भी नहीं मिला। लेकिन अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। नेहा अपनी माँ को अपनी बातों में फंसाकर उससे प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करवा लेती है। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से चली जाती है और कुछ दिन बाद आरती की हालत ख़राब हो जाती है और वो भगवान को प्यारी हो जाती है। तब नेहा आरती के मारने का इल्ज़ाम अपने भैया भाभी पर लगाती है। तुम दोनों की वजह से आज मेरी माँ चल बसी। तुम लोग कभी मेरी माँ से प्यार ही नहीं करते थे। तुम तो जानते थे कि उन्हें बीपी की प्रॉब्लम है, फिर भी तुम उन्हें सब कुछ खाने देते थे। मैं तुम दोनों को कभी माफ़ नहीं करूँगी। नहीं ननद जी, हम तो माँ जी को बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे और आपके भैया ने तो उन्हें कितनी बार समझाया था कि मीठा और चटपटा मत खाया करिए, पर माँ जी तो छुप छुप कर और बाहर जाकर ये सब खाती थी। तुम दोनों की वजह से मेरी माँ मर गई। चलो अब तुम दोनों इस घर से निकलो। वैसे भी माँ ने बहुत पहले ये घर मेरे नाम कर दिया था। उनमें बहुत बहस होती है, लेकिन नेहा की चालबाजी के कारण उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ता है। जिसके बाद दिनेश रागिनी को लेकर एक किराए के घर में रहने लगता है। रागनी, अब मैं क्या करूं? नेहा ने मुझे इतना बदनाम कर दिया है कि मेरे बॉस को भी यही लगता है कि मैंने ही अपनी माँ के साथ ऐसा किया है, इसलिए उन्होंने मुझे नौकरी से भी निकाल दिया है। ना जाने हमने नेहा दीदी का क्या बिगाड़ा था। एक तो पहले ही हमारे पास अपना घर नहीं है और अब तो आपकी नौकरी भी चली गई। क्यों ना मैं अपना इडली सांभर का ठेला लगाऊं। वैसे भी सब लोगों को मेरे हाथों का इडली सांभर बहुत पसंद आता है। अगर आप बोलो तो मैं यही काम शुरू कर सकती हूँ। तुम ठीक कह रही हो रागनी, मेरे पास अभी कुछ बचत के पैसे हैं, मैं उनसे इडली सांभर बनाने का सारा सामान और ठेला ले आता हूँ। दिनेश अपने बचे हुए पैसों से रागिनी के लिए इडली सांभर का ठेला खुलवाता है। लोगों को रागिनी के हाथ का इडली सांभर बहुत पसंद आता है। बहन जी, आपने इडली सांभर बहुत ही टेस्टी बनाया है और ये सांभर तो सच में बहुत टेस्टी है। आज से मैं रोज़ाना आपके यहाँ ही इडली खाने आऊँगा। इधर दिनेश और रागिनी गर्मियों में खूब मेहनत कर कर के इडली बेचते थे और अब तो उनकी अच्छी कमाई भी होने लगती है और 6 महीने बाद उन्होंने अपना एक बड़ा सा घर भी खरीद लिया था और अब सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।